किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने राज्य में इस समय कई फसलों को फड़का कीट नुकसान पहुंचा रहा है। यदि समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो किसान को अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय पर इस कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं। तो किस प्रकार से करें फड़का कीट का नियंत्रण, इस बारे में जानते हैं सीकर के सहायक कृषि अधिकारी महेश कुमार राव से। अब की बार मानसून की बरसात बहुत अच्छी हुई है और काफ़ी एरिया के अंदर बरसात अच्छी हो चुकी, फसलें अच्छी लग गई है लगभग। और स्पेशल बाजरे का जो एरिया है अब की बार राजस्थान के अंदर बढ़ा हुआ है और टाइम टू टाइम बरसात हो रही है। तो अभी अपने बाजरे के फील्ड में ही हैं, किसान के साथ में हैं, तो किसानों की समस्याओं पे अपन चर्चा करेंगे। हाँ जी महेश जी, मेरा नाम विनोद कुमार मीणा है और मैं बाजरे की बाजरे की बढ़िया है, लेकिन इसमें फड़के की शिकायत हो रही है। चारों तरफ हवा उड़ रही है। अभी इसके में हम जानते नहीं, तो फड़के का जो है ना, ये जो पहचान वो बताइए हमें। किसान भाइयों, इस समय मेन जो बाजरा है लगभग आपका महीना सवा महीने का बाजरा हो गया और लगभग ये मानो जो मेन समस्या इस समय आ सकती है वो फड़के का अटैक बाजरे के ऊपर हो सकता है। अब बात ये आती है कि बाजरे में जो फड़का लगता है तो उसको अपन पहचाने कैसे कि भाई फड़के का अटैक हो गया। तो जो पौधे हैं उस पर कटे फटे निशान मिलेंगे, कैंची की तरह काट देता है और कई बार इसका फड़के का अटैक इतना ज़्यादा हो जाता है कि 70% 80% अपनी फसल ये चौपट कर जाते हैं, खा जाते हैं उसके अंदर। प्रदेश में खरीफ की फसल मक्का, ज्वार और बाजरा में फड़का कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। यदि समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो इससे किसानों को फसल का नुकसान हो सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक तौर पर हानि हो सकती है। किसान भाइयों, फड़का कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी है कि इस कीट की सही पहचान हो, जो इस प्रकार से है। ये कीट हरे से भूरे रंग का होता है। इसकी एंटीना की छोटी जोड़ी होती है। इसके व्यासक की लंबाई 1 से 7 सेंटीमीटर होती है। इसकी मादा पूरे मौसम में 200 की संख्या में अंडा देती है। मौसम अनुकूल रहने पर अंडों की संख्या 400 तक पहुंच सकती है। मादा व्यासक 2 इंच मिट्टी के अंदर रहकर अंडे देती है। ये कीट जल्दी बढ़ोतरी करते हैं, जो किसानों की फसल के लिए हानिकारक है। ये कीट रात को अधिक सक्रिय होता है और फसल की पत्तियों पर हमला करता है। ये पत्तियों को खाकर चट कर जाता है। इसके प्रकोप से फसल को भारी नुकसान होता है और कई बार सारी की सारी फसल तक चौपट हो जाती है। तो अब इसमें जो फड़का लग रहा है ना, इसके हमें ट्रीटमेंट नियंत्रण बताओ, इसको किस तरह से काबू किया जा सकता है, दवाई बताइए हमें इनके बारे में। किसान भाइयों, फड़का बाजरे के अंदर मुख्य कीट है जो इस समय लगभग 80% इसका चांस ये रहता है कि ये सभी खेतों के अंदर व्यापक रूप से कई बार हो जाता है। जब इसका प्रकोप व्यापक रूप से होता है तो इसके नुकसान की सीमाएं नहीं रहती है, कई बार तो 90% से ऊपर भी फसल को चौपट कर जाता है। तो जैसे ही अपने को पता लगे कि भाई फड़का अपना इसके अंदर हो गया, तो अगर अपने को जानकारी है तो क्विनाल फोस पाउडर आता है, उसको अपन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव करके और अपन फड़के का नियंत्रण कर सकते हैं। और या फिर अपन नज़दीकी कृषि कार्यालय वहाँ जाके भी अपने इसकी जानकारी ले सकते हैं और समय पर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। फसल को फड़का कीट से बचाने के आसान उपाय। फसलों में ज्यादा आर्थिक क्षति होने पर या अधिक कीट होने पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किसान कर सकते हैं। कीटनाशक का प्रयोग सुबह या शाम के समय में खड़ी फसल में करें। फड़का कीट की रोकथाम के लिए क्योनोलफोस 1.5% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भुरकाव करें या क्योनोलफोस 1 लीटर प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा किसान खेतों के किनारे कचरा, अलाव या पुराने टायर जलाकर भी फड़के कीट का प्रकोप कम कर सकते हैं। फड़के कीट के नियंत्रण के लिए एक लाइट ड्रिप प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में लगानी चाहिए। ऐसा करके किसान अपनी फसल को फड़का कीट से होने वाले नुकसान से फसल को बचाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अगर खेती को मुनाफे का व्यवसाय बनाना है तो वक्त के साथ खेती बाड़ी में भी बदलाव करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में औषधीय फसलें की मांग तेजी से बढ़ी है, ऐसे में किसान इनकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर सर्पगंधा की बात करें तो अभी इसकी खेती करने का सही समय है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा।
आज हम चर्चा करते हैं सर्पगंधा के बारे में, जिसे रॉयल्फिया सर्पेंटिना कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि प्रजाति होती है और जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन के मेडिसिन या ब्लड प्रेशर जो होता है उसके दवा के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। पूरे यदि भारतवर्ष में देखा जाए तो इसकी 3 वैरायटी है। एक सिमसील वैरायटी जो कि CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है, और 2 वैरायटी जो है TFRI RS1 और TFRI RS2 जो कि TFRI जो मेरा पूर्व संस्थान है वहाँ मैंने रह करके विकसित किया है। और ये 3 प्रजाति पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध हैं और इसके सीड हमारे भी उपलब्ध हो सकते हैं यदि किसान बंधु चाहें तो। सर्पगंधा की खेती के लिए बलुई, दोमट और भारी भूमियां उपयुक्त रहती है। साथ ही अधिक जीवांश वाली भूमियों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी खेती के लिए गर्मियों में एक गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें और पहली बरसात के बाद 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर खाद प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें और इसके बाद एक बार हल्की जुताई कर दें। अब इसके बारे में प्रोपोगेशन या किस तरह से इसका उत्पादन करते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। इसको सीड के द्वारा उगाया जा सकता है और इसके जो रूट शकर होता है या ट्यूबर जो होता है उसके द्वारा इसको उगाया जा सकता है। सीड द्वारा उगाने के लिए जो है हम सीड प्राप्त करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं किस तरह से सीड लगे हुए हैं। इस तरह से लगे हुए सीड को आप हल्का सा रब कर दें या हल्का सा इसको रेतमार कागज़ या सैंड पेपर जो होता है उससे रगड़ करके, एक केमिकल होता है GA3 जिसे जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, उसके द्वारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे करके, ओवरनाइट ट्रीटमेंट दे करके हम दूसरी सुबह इसको लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको भरपूर सीड स्टॉक जो है या सीडलिंग स्टॉक जो है आपका तैयार हो जाता है रोपण करने के लिए। सर्पगंधा की बीज द्वारा बुआई। अच्छे जीवित बीजों को छिटक कर बोया जा सकता है। अच्छे बीजों के चुनाव के लिए उन्हें पानी में 24 घंटे तक भिगो कर रखें। इस दौरान जो बीज पानी में ऊपर तैरते हैं उन्हें निकाल कर अलग कर दें। सर्पगंधा के 30 से 40% बीज ही उगते हैं, इसलिए 1 हेक्टेयर में करीब 6 से 8 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसका बीज काफी महंगा होता है, अतः पहले नर्सरी बनाकर पौध तैयार करना चाहिए। इसके लिए 10 गुणा 10 मीटर की क्यारियों में पकी गोबर की खाद डालकर छायादार स्थान पर पौधे तैयार करें। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर जमीन के नीचे लगाकर हजारे की सहायता से पानी दें। 20 से 40 दिन के अंदर बीज उपजना शुरू हो जाते हैं। जुलाई में पौधे खेतों में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके रोपण की तकनीक के बारे में बताना चाहूँगा कि 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर के स्पेसिंग पे हम इसका रोपण करते हैं। इस तरह से प्रति एकड़ कम से कम 25,000 या 22,000 के आसपास पौधा लगाया जा सकता है। जड़ों द्वारा बुआई। लगभग 5 सेंटीमीटर जड़ कटिंग को खाद, मिट्टी और रेत मिलाकर बनाई गई क्यारियों में लगाए। इसे उचित मात्रा में पानी लगाकर नम रखें। जुलाई से अगस्त माह में जड़ों से कल्ले फूटने लगते हैं। इनको 45 गुना 30 सेंटीमीटर दूरी पर रोपित करें। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 100 किलोग्राम जड़ कटिंग की आवश्यकता होती है। तने द्वारा बुआई। तने की कटिंग 15 से 22 सेंटीमीटर को जून से जुलाई माह में नर्सरी में लगाते हैं। जब जड़ें और पत्तियां निकल आए और उनमें अच्छी वृद्धि होने लगे तो कटिंग को निकालकर खेतों में लगाया जा सकता है। शुरुआती अवस्था में फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए रोपाई से पहले पौधों को उपचारित करना जरूरी होता है। इसके लिए पौधों की जड़ों को फफूंदनाशक दवा के घोल में 8 से 10 मिनट तक डुबाकर रखना चाहिए। बरसात का समय इसकी रोपाई के लिए उपयुक्त रहता है, अतः आप इसकी रोपाई मध्य जून से सितंबर तक कर सकते हैं। चूँकि ये शेड लविंग या छाया वाली जगह पे होता है ये क्रॉप, तो इसीलिए आप प्रयास ये करें कि जहाँ पर पहले से कोई ट्री वगैरह मौजूद हैं, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से छाया पड़ रही है, वैसी जगह पर इसको लगाया जाना चाहिए, जिससे इसका उपज जो है वो ज़्यादा मिलता है हमको। सर्पगंधा की 50 से 60 दिन की पौध जिसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो, उसकी रोपाई कर सकते हैं। नर्सरी से पौध उखाड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे की जड़ें टूटने न पाए। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, हालांकि ये खाद्य पदार्थ के तौर पे यूज होता है, चूँकि इसका रूट हील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसमें FIM या गोबर खाद जो है वो रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अधिक उत्पादकता के लिए जो है कम से कम 10 से 15 किलोग्राम खाद जो है NPK का, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, उसका यूनिफॉर्मली पूरे खेत पे आप प्रति एकड़ मिला दें और इस तरह से 0.5 बाई 0.5 मीटर के स्पेसिंग पे आप इसको लगा करके
आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। जो रूट यील्ड है, रूट यील्ड मीन्स इसका जो जड़ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, क्योंकि इसके जड़ के अंदर ही रिसर्पिन कंटेंट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एल्कलाइड होता है वो मौजूद होता है। एकड़ की बात करूँ मैं तो आपको कम से कम 2200 या 2500 किलोग्राम के आसपास आपको पूरा उपज मिल सकता है। तो इसको लगाने का खर्चा कम से कम 48,000 के आसपास लागत पड़ता है इसका, और इसका जो आपका टोटल जो इससे उपज मिलती है उसका कॉस्ट करीब पड़ता है 2,80,000 के आसपास, 2,20,000 के आसपास आपका शुद्ध इनकम होता है। इस तरह से ये सर्पगंधा लगा करके आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। देश में प्राचीन काल से ही कृषि में फसलों और पशुओं के साथ वृक्षों को शामिल किया जाता रहा है। आज के आधुनिक युग में भी कृषि वानिकी लगाकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस प्रणाली से लकड़ी, हरा चारा, मौसमी फलों को आसानी से उगाया जा सकता है। इसके अलावा भूमि की उपयोगिता भी बढ़ती है, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो आप कृषि वानिकी को कैसे अपनाएं, इसकी अधिक जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ योगेश राजपूत। कृषि वानिकी जो है वो एक कृषि का पर्याय है, एक आधुनिक तकनीकी है खेती में, जो कि परंपरागत तकनीकियां आज के समय में पूरी फैल हो रही हैं, धराशायी हो गई, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो खेती कर रहे हैं लोग वो मुनाफा नहीं कमा पा रहे और उनकी जो आय है वो अधिक लग रही है, उसमें खेती करने में इतना उत्पादन अपन ले नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे समय में किसान भाइयों को कृषि वानिकी अपनानी चाहिए। कृषि वानिकी में फसलों के साथ साथ आप वृक्षों को लगा के नहीं, अंतर्वर्तीय फसलें आप लेके नहीं, आप अपनी आमदनी, अपना मुनाफा आप बढ़ा सकते हैं। हमारे प्रदेश के किसान अधिकतर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। आर्थिक विकास का एकमात्र विकल्प खेती बाड़ी कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। कृषि वानिकी की पद्धतियों को अपनाने से उनको कुटीर उद्योग जैसे दुग्ध उत्पादन, फल उद्योग, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन, गोंद, कत्था उत्पादन आदि का काम मिल सकता है। इस प्रकार से उन्हें रोजगार मिलेगा, जिससे उनके आर्थिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि कृषि वानिकी में कौन कौन से वृक्ष अपने को लगाने चाहिए और कौन कौन सी फसलें अपन इंटरक्रॉपिंग के रूप में ले सकते हैं वृक्षों के साथ में। कृषि वानिकी में अगर आपको इमारती वृक्ष लगाने का ये है उद्देश्य है तो आप इमारती वृक्षों में आप खमेर का पौधा लगाएं। खमेर का पौधा जो है वो सागौन का एक सब्स्टिट्यूट है। सागौन का वृक्ष बड़ा होने में लगभग 25 साल लग जाते हैं, खमेर का वही पौधा 10 साल में आपका तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ आप सागौन भी आप लगा सकते हैं। अगर आप लंबा इंतजार कर सकते हैं तो सागौन के वृक्ष भी आप अपने मेड़ों पे लगा सकते हैं। अगर किसान भाई आपकी रुचि फलदार वृक्ष लगाने की है तो आप फलदार वृक्षों में आम के पौधे हैं, आंवला के पौधे हैं, उसके बाद में आपके गुआवा है आपका, उसके बाद में आपके बेर है आप ले सकते हैं, बेल आप ले सकते हैं, उसके बाद में आप अनार आप ले सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से आपकी जो मेड़ें होती हैं उन पे अपन लगा सकते हैं। अगर मेड़ों के अलावा भी आप अगर खेत में भी इंटरक्रॉपिंग करना चाहें तो अपन खेतों में भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पौधों के साथ साथ में अपन कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। जैसे कि आंवला की फसल ले सकते हैं, सागौन अपन लगा सकते हैं, आम अपन लगा सकते हैं, तो गुआवा अपन ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी ज़मीन बंजर है जिसमें कुछ नहीं होता है, खेती करने लायक योग्य नहीं है, तो उस ज़मीन को भी अपने को उपयोग कर सकते हैं अपन कृषि वानिकी में। उसमें आप जो औषधीय पौधे हैं उनको लगाएं, जैसे कि आपका एलोवेरा है, आपका केवाच है, आपका सतावर है, आपका अश्वगंधा है आपका। तो ऐसे पौधे लगा के नहीं आप अपनी ज़मीन जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी है कि वो किस दूरी पे पौधे लगाए जाएं जिससे कि क्या है कृषि कर्षण क्रिया करने में आसानी रह सके। तो अपने को देखना है कि कम से कम 5 बाई 5 मीटर पे अपन वृक्ष लगाएं, जिससे क्या होता है कि आसानी से आपकी जो जुताई है और बुवाई है वो आसानी से हो सकती है। जो स्पेसिंग है वो हर वृक्ष की अलग अलग रहती है। अगर आपको इमारती लकड़ी लगाना, आपका लकड़ी चाहिए उद्देश्य है आपका, तो वृक्षों को आप 5 बाई 5 मीटर पे लगाएं। और अगर आपको फलदार वृक्ष लगाने हैं तो फलदार वृक्षों को आप 8 मीटर बाई 8 मीटर पे लगाएं। अगर क्राउन फैलेगा तो उतने ज़्यादा फल लगेंगे, इसलिए फलदार वृक्षों को हमेशा 8 बाई 8 मीटर पे लगाएं।
और ज़मीन आपकी जो बंजर है, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी जगह पे आप स्पेसिंग कम कर सकते हैं। कृषि वानिकी से उत्पादन संस्थान के संरक्षण के साथ साथ मृदा के गुणों में भी सुधार होता है। कृषि वानिकी में पौधों और दलहनी फसलों की जैविक क्रियाओं से नत्रजन स्थिरीकरण होता है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। पौधों और फसलों को साथ साथ उगाने से एक दूसरे को उर्वरक तत्वों की पूर्ति में सहायता मिलती है। मृदा संरचना में सुधार होता है, जो कि फसल उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। जो अपन ने कृषि वानिकी लगाया था और वानिकी वाले जो पौधे लगाए थे, उनके नीचे अपन जो डब्बे होते हैं, मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं, उनको अपन रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में वहाँ छाया भी रहेगी वहाँ पे। और क्या होता है कि कुछ वानिकी के पौधे ऐसे हैं जिनमें गर्मियों के समय में फ्लावर आता है, तो ऐसे समय में क्या है, मधुमक्खी अपना जो शहद है, अपना भोजन है, वो जो वानिकी वाले वृक्ष लगे हुए हैं उनके फूलों से ले सकती हैं। तो ये भी एक अभिन्न अंग है, इसको भी कृषक भाई इसको भी उसमें जोड़ सकते हैं। किसान भाई, कृषि वानिकी का चयन करने से पहले अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो बात आती है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, इसका अपने को पता होना चाहिए। वहाँ की जो वर्षा का पैटर्न है वो कैसा है, कितनी वर्षा होती है, क्या होती है, तो उस हिसाब से अपने को चयन करना है। वहाँ की जलवायु कैसी है उसको अपने को देखना है। उसके बाद में वहाँ का जो मार्केटिंग कैसी है, वहाँ की मतलब लोगों की डिमांड कैसी है, लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, तो उस हिसाब से अपने को वृक्षों को लगाना है। तो किसान भाइयों से यही अपील है कि आप जो कृषि वानिकी लगाने से पहले जो भी बातें अपन ने बताई हैं, उन बातों का अनुसरण करके ही अपने को कृषि वानिकी का चयन करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सोपुरा, जिला भीलवाड़ा के कृषक अभिषेक कुमार ने। ये कद्दू वर्गीय सब्जी फसलों में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अभिषेक कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कि जो आपकी लत्तीदार सब्जियां हैं, जैसे नेनुआ, झींगी, करेला, खीरा, ये सब जो लत्तीदार फसल है, इसमें आप किसान भाई देखेंगे कि जहाँ पानी का जमाव है, अगर आप तो वहाँ पे अगर पौधे हैं और फल लगा हुआ है तो देखिएगा फल में सड़न की समस्या आती है, पत्तियों पे झुलसा रोग का प्रकोप होता है। अब इस सब तरह का जो लक्षण अगर किसान भाई आपको देखने में आते हैं फसल में, तो एक दवा है कवच, ये बाजार में उपलब्ध है। 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देने से ये फसल आपके बच जाएंगे। दोनों जो बीमारी मैंने कहा कि एक तो फल सड़न और दूसरा मैंने कहा झुलसा रोग, इससे आपके फसल जो है सुरक्षित हो जाएंगे ये दवा अगर आप छिड़काव करते हैं तो। कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक मुख्य रोग है फ्यूजेरियम विल्ट, उकटा रोग। ये रोग एक मृदा जनित फफूंदी फ्यूरोजियम स्पीसीज से होता है। इससे प्रभावित पौधा मुरझाकर सूख जाता है, पौधे की जड़ें और भीतरी भाग भूरा हो जाता है। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। स्पष्ट लक्षण फूल आने व फल बनने की अवस्था में दिखाई देते हैं। कभी कभी तो पूरा पौधा सूख जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय, इसके लिए रोग रोधी किस्मों की बुआई करें। भूमि का सूर्यकरण करने पर भी इस बीमारी को कम कर सकते हैं। बुआई से पूर्व बीज की कार्बोडाइजम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और बीमारी के आने के बाद पौधे की ड्रिंचिंग करके फसल को उकटा रोग से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव फल तुराई के बाद करें और दवा छिड़काव के 1 सप्ताह बाद ही सब्जियों की तुराई करें। इस प्रकार से किसान भाई फसल को रोगों से होने वाले नुकसान से बचाकर अच्छी उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।